आइए अब हम एक एक पे ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। तो हमने जाना, अब समास जान लिया, समास के प्रकार जान लिए। अब हमारे सिलेबस में दो समास हैं, अव्ययी और तत्पुरुष। तो अब हम एक एक करके पढ़ने चल रहे हैं। पहला क्या पढ़ते हैं? अव्ययी भाव समास। पहली बात मैंने आपको इसमें क्या बताई कि पूर्व पद प्रधान होगा। पहली बात मैंने क्या बताई थी कि पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होगा, और प्रधान होने के साथ साथ वो क्या होगा? अव्यय होगा। प्रधान, पूर्व पद प्रधान और अव्यय होगा। अव्यय होगा। अव्यय से क्या इसका तात्पर्य होता है? अव्यय मीन्स क्या होता है कि जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। अव्यय मीन्स क्या होगा कि जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, तो पूर्व पद प्रधान और अव्यय होगा। तो पहला पद जो होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा और अव्यय होगा। और इसके बाद जब ये अव्यय उससे जुड़ेगा तो जो समस्त पद बनेगा वो भी क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो वहां क्या होगा? यानी संपूर्ण पद भी अव्यय होना चाहिए। कहने का आशय ये है कि पूर्व पहला पद तो अव्यय होगा, प्रधान होगा और अव्यय होगा। फिर उसके बाद जो संपूर्ण पद रहेगा, जो समास का पद रहेगा, वो क्या रहेगा? वो भी अव्यय रहेगा, जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब इसमें हम लोग जानते हैं क्या इसके रूल कि कब क्या, कौन सा समास क्या क्या होगा तो ये अव्ययी भाव समास होगा। तो आइए जानते हैं रूल इसके। रूल मीन्स नियम। नियम जानते हैं इसके, किसके? अव्ययी भाव समास के। सर्वप्रथम पहला नियम क्या है? यदि एक शब्द की आवृत्ति हो, कई बार हो, तो वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यानी पहला क्या होगा? किसी शब्द की आवृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे अब आइए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल इसमें जैसे क्या होगा? रात रात हम लोग लिख दें, तो यहाँ रात रात मैंने लिख दिया, यानी ये रात की आवृत्ति हो रही है ना दोबारा, तो यहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा एग्जाम्पल, दिन दिन लिख दूं मैं, घर घर, यानी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई भी शब्द ले लीजिए, वहां क्या होगा? जो होगा, अगर किसी भी शब्द की आवृत्ति हो जा रही है तो वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब नंबर 2 इसका, अगर किसी भी शब्द की, यदि किसी पर्यायवाची का प्रयोग दोनों ही पदों में हो, यानी कहने का आशय क्या हुआ? दूसरा रूल इसका क्या होगा? दूसरा रूल ये होगा कि यदि किसी पर्यायवाची का प्रयोग दोनों पदों में हो तो वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, पूजा पाठ। पूजा पाठ, यहाँ क्या होगा? ये पूजा का ही तो जो है पर्यायवाची है क्या? पाठ। तो पूजा पाठ, ये क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव यहाँ समास होगा। जैसे भूतपूर्व, अब लोगों ने क्या कहा? भूतपूर्व। भूत मतलब भी पिछला और पूर्व मतलब भी पिछला ही हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और दुनिया जहान, क्या? दुनिया जहान, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें भी आप लोग अब जानते रहिए। तो ये क्या हुआ रूल कि यदि किसी पर्यायवाची का प्रयोग दोनों पदों में होगा तो वहां क्या होगा? पूजा पाठ जैसे हो गया, भूतपूर्व हो गया, दुनिया जहान, यहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए अब नंबर 3 जानते हैं। जैसे कोई नदी है या जो है कोई पहाड़ है, पर्वत है, उसके नाम के आगे अगर संख्यावाची शब्द लग गया, कोई भी संख्या लग गई, तो वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आइए लिख लेते हैं हम लोग इसको, क्या कि किसी नदी पर्वत के नाम के पहले संख्या का प्रयोग, तो वहां क्या होगा? वहां जो है
अव्ययी भाव समास होगा। अब जैसे पंचगंगम, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पंचगंगम, यानी गंगा जी क्या है, नदी है, पंचगंगम यानी गंगा जी नदी है, तो उनके आगे 5 शब्द लगा दिया तो वहां क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव ही हो जाएगा। यहाँ आप द्विगु समास न जान लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा, और त्रियमुनम, जैसे यमुना नदी है ना, त्रियमुनम, और जो है जैसे कोई हिमालय पर्वत है तो उसमें 7 लगा दीजिए या पंच लगा, पंच हिमालय, सप्त हिमालय, कुछ भी कह दीजिए, पंच हिमालय जैसे हमने लिख लिया, पंच हिमालय, तो ये क्या हो गया, जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो रूल में मैंने पहले क्या बताया, किसी शब्द की आवृत्ति होने पर वहां अव्ययी भाव होगा, किसी शब्द या किसी पर्यायवाची का प्रयोग दोनों ही पदों में हो तो वहां क्या होगा, जो है अव्ययी भाव होगा। किसी नदी या पर्वत नाम के पहले संख्या हो तो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। और एक चौथा नियम अब आप लोग जान लीजिए कि यदि जो है पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो तब भी वहां क्या होगा। चौथा नियम आप जानिए कि पहला पद यानी पूर्व पद, पहला पद अव्यय हो, ये तो मैंने अभी डिफिनीशन में ही बताई, अव्यय हो या क्या हो, उपसर्ग हो, तो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, आजीवन, प्रत्येक, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है किसके, अव्ययी भाव के। तो पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब अगला 5वां नियम क्या कहता है कि जहां सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे 5वां, सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग, तो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, कहते नहीं हम लोग, घर वर, पैसा वैसा, खाना वाना, ठीक है, तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। यहाँ घर जो है सार्थक शब्द है और वर जो है निरर्थक शब्द है, पैसा सार्थक शब्द है, वैसा, पैसा वैसा जो है निरर्थक वैसा शब्द है, खाना जो है सार्थक शब्द है, वाना जो है निरर्थक शब्द है, तो यहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब एक और, दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करें, कहाँ, दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम करें, क्रिया विशेषण का कार्य करें, तो वहां क्या होगा, वहां भी अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। जैसे भर पेट, एग्जाम्पल में भर पेट, परस्पर, मनमाना, तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव के एग्जाम्पल है। दोनों पद मिलकर के, भर और पेट दोनों मिलकर के क्या, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो ये नियम मैंने 5-6 नियम मैंने आपको बताया जिसमें कि ये सब होने पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अव्ययी भाव समास जो है अच्छे से समझ में आया।